हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरबाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर साल 1932 में हुआ था। उनकी माता जमुना बेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में चार और भाई बहनों के बीच धीरू भाई का शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की माली हालत को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया इत्यादि बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। आइए दोस्तों बताता चलूं धीरू भाई अंबानी जी का विवाह एवं निजी जीवन। तो दोस्तों धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के कोकिला बेन से शादी की थी, जिनसे उन्हें दो बेटे मुकेश अंबानी और अंबानी पैदा हुए एवं दो बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सलगा ओकर पैदा हुए। जी दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि बिजनेस में मिली असफलता के बाद ज्वाइन की नौकरी। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने गांव के पास ही एक धार्मिक और पर्यटक स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम वहां आने जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चलता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलो बाद में धीरू भाई जी को अपना यह काम मजबूरन बंद करना पड़ा था। वहीं किसी भी काम में सफल नहीं होने के बावजूद अपने पिता की सलाह में उन्होंने फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं तमाम असफलता मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रमणीक की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला लिया। उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और करीब 2 साल तक नौकरी करने के बाद वे अपनी कार्य कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद पर पहुंच गए। हालांकि नौकरी करने के दौरान भी वे हमेशा बिजनेस करने के अवसर तलाशते रहते थे। वे शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। शायद उनके इसी जुनून ने ही उनको दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन की सूची में शामिल किया। आइए दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलूं कि उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई वो 25 पैसे की चाय ना खरीद कर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। वह ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने जाने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बात सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें। इस तरह धीरू भाई अपने बड़े बिजनेसमैन के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण की और बाद में एक सफल बिजनेसमैन बनकर खरे उतरे। आइए दोस्तों, आपको बताता चलूं धीरू भाई अंबानी जी के जीवन के उतार चढ़ाव। तो दोस्तों धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को पार कर सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया था। दरअसल धीरू भाई अंबानी जब यमन में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान यमन की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यमन में रह रहे भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में धीरू भाई अंबानी भी अपनी नौकरी छोड़ भारत वापस लौट आए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि इससे पहले वे फल और नाश्ता बेचने का काम करते थे, लेकिन उन्हें काम में कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। इसी के साथ बताना चाहूंगा शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे, बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धीरू भाई अंबानी का शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वे नौकरी कर रहे थे तभी उनकी दिलचस्पी बिजनेस की तरफ ज्यादा थी।
वे हमेशा बिजनेस करने के बारे में सोचते रहते और बिजनेस के नए मौकों की तलाश में रहते थे। बिजनेस की तरफ उनका जुझारूपन तब सामने आया जब धीरूभाई अंबानी उस दौर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने और व्यापार की बारीकियां करने के लिए 1 रुपए खर्च कर चाय पीने जाते थे, जबकि उनकी कंपनी में 25 पैसे चाय मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताते चलो कि रिलायंस कंपनी की शुरुआत, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब धीरूभाई अंबानी यमन में रह रहे थे, उसके कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जिसके बाद धीरूभाई अंबानी को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। यह दौर धीरूभाई अंबानी जी के जीवन का वो दौर था, उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई कारोबार की शुरुआत करने के लिए पूंजी। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर, धागे और मसालों के आयात निर्यात का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। वहीं उस समय धीरूभाई अंबानी और उनका परिवार भुवनेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यार्न को आयात करने और मसाले निर्यात करने का था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रिलायंस कारपोरेशन का पहला ऑफिस नरसिम्हा थान स्ट्रीट में बना था, जो कि महज एक 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 कर्मचारी थे और उनके काम में उनकी मदद करते थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपक लाल दमानी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आइए आपको बताता चलूं धीरूभाई अंबानी ने किया रिलायंस टेक्सटाइल्स की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई। इस व्यापार में अच्छे मौके मिलने की वजह से उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां पर कपड़ों को बनाने के पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और फिर धीरूभाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रखा। आइए दोस्तों बताता चलो रिलायंस और स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट भी धीरूभाई अंबानी को ही जाता है। आपको बता दें कि 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीणों को हासिल करने में सफल रहे कि जो उन्हें कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर खूब मुनाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलो धीरूभाई अंबानी ने कई आरोपों को भी झेला। जी हाँ दोस्तों, साफ है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए धीरूभाई अंबानी ने काफी आलोचनाओं को भी झेला था। उन पर लचीले मूल्य और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने के आरोप भी लगे थे और बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी पर अपनी जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों को बदलवाने के भी आरोप लगे थे। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि कॉम्पिटिटर को भी सरकारी नीतियों के सहारे मात दी, लेकिन धीरूभाई अंबानी पर आलोचनाओं को कोई कसर नहीं हुआ और वे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। धीरूभाई अंबानी जी की मृत्यु, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी को 25 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के ब्रेंच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई 2002 को भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांस ली। जी हाँ दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशलता पूर्वक संभाला। यही नहीं, आज वे भारत के सबसे धनी और विश्व के सबसे सफलतम बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार हैं। धीरूभाई अंबानी जी की उपलब्धियां एवं पुरस्कार, तो दोस्तों बताना चाहूंगा साल 1998 में धीरूभाई अंबानी जी को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी द्वारा वार्टन डीन मेडल दिया गया था। साल 1996 से 1998 और 2000 में एशिया वीक पत्रिका द्वारा पावर 50 यानी पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया गया। साल 1999 में धीरूभाई अंबानी जी को बिजनेस इंडिया बिजनेस मैन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया। साल 2000 में भारत में केमिकल
उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान से नवाजा गया। साल 2000 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड्स द्वारा मरणोपरांत ABLF ग्लोबल एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2000 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंपियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मैन ऑफ 2010 सेंचुरी घोषित किया गया। व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2016 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म विभूषण सम्मान के लिए साथ सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताना चाहूंगा कि कैसे लगी आपको एक ऐसे सफल बिजनेसमैन की स्टोरी जिसने अपने गरीबी से निकलकर बुलंदियों को हासिल किया। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक